इम्यूनोलॉजी में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है स्प्लीन। बेसिकली स्प्लीन पढ़ने से पहले आपको अब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स आने चाहिए। टोटल अब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये क्या है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। उसके बाद क्या आता है जी? लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट या रीजन। फिर आता है आपके पास लेफ्ट इलिक क्वाड्रेंट। जो मिड में होता है, फर्स्ट पे होता है एपिगैस्ट्रिक। उसके बाद क्या होता है? उम्बिलिकल। फिर होता है हाइपोगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट। और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे लोअर पे क्या होता है? राइट इलिक क्वाड्रेंट। उसके अबव कहाँ पे? किडनी साइड पे होता है राइट लंबर क्वाड्रेंट और राइट अपर क्वाड्रेंट। बेसिकली स्प्लीन कहाँ पे होती है? स्प्लीन आपके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है और उसको प्रोटेक्ट होता है 9 to 11 रिब। इस स्प्लीन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये आपका एमसीक्यूज भी आता है। स्प्लीन प्रोटेक्टेड बाय 9 to 11 रिब्स। और इसके इंटीरियर लेटरल एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ आए तो इसके इंटीरियर लेटरल क्या होता है? लेफ्ट किडनी होती है। अब इसे हम फर्स्ट एड से भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसने लिखा हुआ है कि स्प्लीन की लोकेशन क्या है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है और इसके इंटीरियर लेटरल बेसिकली क्या है? लेफ्ट किडनी है और इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है 9 to 11 रिब्स। ये आप एमसीक्यू आता है 9 to 11 रिब्स इसकी। स्प्लीन के अगर स्प्लीन की डिसफंक्शन हो जाए, स्प्लीन डिसफंक्शन किस कंडीशन में होते हैं? अगर स्प्लीनेक्टमी कर दें, स्प्लीन को रिमूवल कर दें, या सिकल सेल डिजीज है, ऐसी डिजीज जिसमें ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाती होती है। बेसिकली स्प्लीन का फंक्शन क्या है? स्प्लीन है आपको, जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, वो कौन से होते हैं? नंबर 1 नीमोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा। थर्ड पे कौन सा आपके पास है? मेनिंजोकोकस। इन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अटैक से आपको स्प्लीन बचाती है। अगर स्प्लीन के डिसफंक्शन हो जाए या स्प्लीनेक्टमी हो जाए तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से आपको स्प्लीन बचाएगी? ऑफ कोर्स नहीं बचाएगी। तो इस वजह से अगर स्प्लीनेक्टमी हो जाए तो हम इसको बैक्टीरिया के अटैक को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके खिलाफ वैक्सीन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीनेट पेशेंट करते हैं किनको? जो स्प्लीनेक्टमी जिनकी हो चुकी हो या स्प्लीन के डिसफंक्शन हो चुके हों, तो अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। वो कौन सी है? मेनिंजोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा और मेनिंजोकोकाई है। तो स्प्लीन के बेसिकली फंक्शन की तरफ आए तो बेसिकली क्या होता है? अगर स्प्लीन की डिसफंक्शन हो जाए, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं आपके, ये आपका बेसिकली क्या है? इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। अब बेसिकली क्या होता है? इसके ऊपर एक ओपोनाइजेशन एजेंट आ जाता है जिसे हम आपको चॉकलेट बोल लें, C3b। ये आके इस पे इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पे अटैच हो जाता है नॉर्मल स्प्लीन के फंक्शन। और नॉर्मल क्या होता है? जो मैक्रोफेज होते हैं वो इन चॉकलेट्स को डिटेक्ट करते हैं और इनको खा जाते हैं। जैसे इनको खाते हैं तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को रिमूव हो जाता है। ये बेसिकली C3b का फंक्शन था। अब इसे फर्स्ट एड के डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एड में क्या लिखा हुआ है? सिकल सेल डिजीज देखें, जब ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो चुकी है तो बेसिकली आईजीएम डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता है आईजीएम बेसिकली क्या है? ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो एम होता है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। इसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून सिस्टम या फर्स्ट लाइन डिफेंस किसी भी पैथोजेंस के खिलाफ। और बेसिकली आईजीएम का फंक्शन क्या होता है? ये कंप्लीमेंट फिक्सेशन करवाता है, कंप्लीमेंट को एक्टिवेशन करवाता है। अगर आईजीएम ही डिक्रीज हो गया तो कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। और जिसकी वजह से जो हमारे चॉकलेट जिसे बोल रहे थे डिक्रीज C3b, जो बेस्ट ओपोनाइजेशन एजेंट है, वो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पर अटैच नहीं होगा। अगर वो अटैच नहीं होगा तो उसको मैक्रोफेज आके नहीं खाएंगे, तो डिक्रीज C3b हो जाएगा और जिसकी वजह से जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उसका अटैक ज्यादा हो जाएगा। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी हमें फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं? देखिए फर्स्ट फाइंडिंग जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हमें मिलती है हॉवल जोलल बॉडीज। हॉवल जोलल बॉडीज बेसिकली क्या होता है? एक जो आरबीसीज है, नॉर्मल आरबीसीज, जिसे मिच्योर्ड आरबीसी बोलते हैं।
मेच्योर्ड आरबीसी बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियर, उसमें वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी में अगर आरबीसीज का डिसफंक्शन हो रहा है, यानी आरबीसीज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स जिसमें डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, वो मौजूद हैं, फिर तो आरबीसी इमेच्योर हुआ। नॉर्मल आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अगर आरबीसी डीएनए आरएनए मौजूद है तो वो इमेच्योर आरबीसी, उसको रिमूव कौन करती है, स्प्लीन उसको रिमूव कर देती है। अगर स्प्लीन ही मौजूद नहीं है तो आरबीसी विद इमेच्योर आरएनए डीएनए रिमूव नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम हॉबल जॉली बॉडीज। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स, जिसमें डीएनए और आरएनए की बात की है मैंने। अब देखें इसमें टारगेट सेल भी मिलते हैं। टारगेट सेल बेसिकली क्या होता है, देखें जो नॉर्मल आरबीसीज होता है उसके पेरिफेरल बेसिकली क्या पड़ी होती है, उसके पेरिफेरल, वो पेरिफेरल क्या होता है, उसमें नॉर्मल आरबीसी की मॉर्फोलॉजी की तरफ आए तो ये पेरिफेरल में क्या होता है, इसका ये रेड होता है, पेरिफेरली रेड, और सेंट्रल में पेल होता है। लेकिन जो टारगेट सेल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो पेरिफेरल में भी रेड होते हैं और सेंटर में भी रेड होते हैं। इसको बोलते हैं टारगेट सेल्स, जो हमें स्प्लीनेक्टमी पोस्ट स्प्लीनेक्टमी फाइंडिंग मिलेंगे, क्योंकि स्प्लीन का डिस्फंक्शन हो रहा है तो स्प्लीन सेल्स को रिमूव नहीं कर पाती, जिसकी वजह में टारगेट सेल्स मिलती हैं पेरिफेरल स्मेयर में। थ्रोम्बोसाइटोसिस, बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोसिस स्प्लीन का जो फंक्शन है, सिक्वेस्ट्रेशन वो लूज हो चुका हुआ है, तो इसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं आपके वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। उसके बाद लिम्फोसाइटोसिस, इसी तरह स्प्लीन का डिसफंक्शन हो रहा है, कौन सा फंक्शन उसका लूज हो रहा है, सिक्वेस्ट्रेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स में ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी वजह से लिम्फोसाइटोसिस हो चुका है। तो वैक्सीनेट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्प्लीन आपको किससे बचाती है, इनकैप्सुलेटरी बैक्टीरिया से बचाती है। अगर स्प्लीन ही नहीं है तो इनकैप्सुलेटरी बैक्टीरिया आप पे अटैक करेंगे, वो कौन से हैं, नीमोकोकस, एच फ्लुएंजा और मेनिंजोकोकाई। इसकी वजह से इनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं हम पोस्ट स्प्लीनेक्टमी के तौर पे। अब नेक्स्ट इसका जो आ जाए आपका, इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो इसमें बेसिकली स्प्लीन में होता है, एक वाइट पल्प होता है और दूसरा रेड पल्प होता है। अब देखिए रेड पल्प में बेसिकली होता है साइनोसाइड्स होते हैं, और रेड पल्प में और क्या होता है, ये बैरल शेप्ड होता है, बैरल शेप्ड होता है। बैरल शेप्ड इसमें क्या होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं। नंबर सेकंड इसमें क्या होता है, फिनिस्ट्रेटेड फिनिस्ट्रेटेड मतलब जिनमें सुराख हो, फिनिस्ट्रेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं। बेसिकली क्यों होती हैं, अब एक इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले वाइट पल्प पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप रेड पल्प में मैंने आपको बताया बैरल शेप्ड वेन्यूल्स होती हैं और फिनिस्ट्रेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें सुराख होती हैं। अब वाइट पल्प आ जाए, वाइट पल्प में क्या होता है, बेसिकली फॉलिकल होता है। आपको पहले बता चुका हूँ, फॉलिकल में क्या होते हैं, बी सेल्स मौजूद होते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, इसमें क्या होती है, पेरीऑर्टिकुलर लिम्फॉइड शीट। एमसीक्यू आता है कि पेरीऑर्टिकुलर लिम्फॉइड शीट व्हाइट पल्प में होती है कि रेड पल्प में होती है, तो बेसिकली होती है ये व्हाइट पल्प में होती है। बेसिकली ये हमारी आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी। अब जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स इन आर्टरीज के गिर्द सराउंड पे मौजूद होते हैं, इसकी वजह से बोलते हैं पेरीऑर्टिकुलर लिम्फॉइड शीट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए जो मार्जिनल जोन है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पेरीऑर्टिकल लिम्फॉइड शीट, लिम्फेटिक शीट में बेसिकली क्या है, इसमें टी सेल्स होते हैं और ये वाइट पल्प में होता है, जबकि फॉलिकल्स मैंने आपको बता दिया इसमें बी सेल्स होते हैं और ये भी वाइट पल्प में होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्जिनल जोन। बेसिकली मार्जिनल जोन क्या होता है, देखें मार्जिनल जोन ये आपका वाइट पल्प है, वाइट पल्प, और ये आपका क्या है, रेड पल्प। अब बेसिकली मार्जिनल जोन क्या होता है, राइट और वाइट पल्प के बिटवीन होता है, मार्जिनल जोन। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये लोकेशन इसकी मार्जिनल जोन क्या होती है, बिटवीन रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान होता है। अब बेसिकली मार्जिनल जोन में होता क्या है, मार्जिनल जोन में आपके क्या होते हैं सेल्स, कौन से, मैक्रोफेजिस और स्पेशलाइज्ड बी सेल्स होते हैं। अब बेसिकली काम क्या है इसका, मार्जिनल जोन में बेसिकली क्या होता है जो एंटीजन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको मैं रेड पल्प का बाद में बताऊंगा। बेसिकली जो एंटीजन्स हैं वो ब्लड के जरिए कहाँ पे होती हैं,
वो ब्लड के ज़रिए वाइट पल्प के होते हुए रेड पल्प के होते हुए वहाँ से गुजरते हुए मार्जिनल जोन में आती है। अब मार्जिनल जोन में क्या होता है बेसिकली, ये एंटीजन इसमें प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिसमें मैक्रोफेज आता है। ये ब्लड के ज़रिए जो एंटीजन आ रही है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं मार्जिनल जोन। और कैप्चर किसके ज़रिए करते हैं, मैक्रोफेज और स्पेशलाइज्ड बी सेल्स के ज़रिए। जब इसको कैप्चर करते हैं तो इसको क्या होता है, छोटे छोटे, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इनको छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में एंटीजन को चेंज कर देते हैं। जब इनको चेंज करते हैं उसके बाद ये इसके थ्रू MHC क्लास 2 के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं किसको, टी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को। वो कौन से हैं, CD4 है। और CD4 नेक्स्ट क्या करता है आपका, ये इंट्रालूकन 4 और इंट्रालूकन 5 प्रोड्यूस करता है। और इंट्रालूकन 4 और 5 क्या बेसिकली करते हैं, आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बी सेल्स क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल नेक्स्ट क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुल्स प्रोड्यूस करता है। ये था आपका मैकेनिज्म। अब इसे फर्स्ट ईयर्स के मार्जिन जोन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैक्रोफेज मैंने आपको बता दिया और स्पेशलाइज्ड बी सेल्स होते हैं। और वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बेसिकली होते हैं मैक्रोफेज और स्पेशलाइज्ड बी सेल्स, ये क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर जो एंटीजन हो रही थी, ब्लड बोर्न एंटीजन, उसको कैप्चर करती हैं बाय लिम्फोसाइट के जरिए। और ये लोकेशन इसकी वाइट पल्प और रेड पल्प के दरमियान होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक।